वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सलाम, पीस बी ऑन टू यू। हमारा आज का टॉपिक है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स जैसे कि आप जानते हो उसमें फोर लिम्ड वर्टिब्रेट्स आते हैं जो एम्फीबियन से लेके मैमल्स तक जो हमारे पास क्लासेस है तो वो आ जाते हैं। जहां तक टेट्रापोड्स का ताल्लुक है, मोस्ट ऑफ द पेलियोंटोलॉजिस्ट्स का ये मानना है कि इनका एवोल्यूशन फ्रॉम लो फिन फिशेस जिनको हम ऑर्डर सार्कोप्टेरोजी में रखते हैं उनसे हुआ है। एक प्रिमिटिव एंसेस्टर था जिसको लगा कि हम अगर पानी से लैंड की तरफ आएंगे वहां पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, कंपटीशन लेस है, तो उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम को, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट को यूज किया जा सकता है और उसके लिए बहुत सारे फिर ये कुछ सालों में नहीं हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको लगे और इससे फिर आ गए हमारे लैंड वाले टेट्रापोड्स। जहां तक सार्कोप्टेरोजी या इन लो फिन फिशेस का ताल्लुक है, इनसे जो इवॉल्व हुए टेट्रापोड्स उसमें जैसे कि मैंने कहा एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एव्स जो बर्ड्स वगैरह है और मैमल्स आ जाते हैं। पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में सबसे ड्रामेटिक जो माना जाता है वो ये एक स्टेप है जिसमें एक वर्टिब्रेट एक्वाटिक एनवायरनमेंट से टेरिस्ट्रियल की तरफ आया, क्योंकि इट इन्वॉल्व्ड इन्वेजन ऑफ ए फिजिकली हैजर्डस हैबिटेट। उतना सारा जो डिफिकल्टी या उतने सारे प्रॉब्लम्स उनको एक्वाटिक एनवायरनमेंट में फेस नहीं करने पड़ते थे। ठीक है, आज के ज़माने में भी अगर हम देखेंगे तो ये वाला ट्रांजिशन हमें दिखता है कहाँ पे, एम्फीबियंस में। अगर हम एम्फीबियंस की लाइफ हिस्ट्री देखते हैं तो वहाँ पे भी उनका ये ट्रांजिशन दिखता है जिसमें उनकी पार्ट ऑफ लाइफ एक्वाटिक होती है और सम पार्ट ऑफ लाइफ हिस्ट्री उनका लैंड पे आ जाता है। तो अगर हम देखेंगे, जब ये प्रिमिटिव जो पहले ये जो वो टेट्रापोड्स थे, ठीक है, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि पानी से लैंड पे आना है, दे हैड टू टेक केयर ऑफ दीज ड्रॉबैक्स, दीज हम क्या कहेंगे, फिजिकल सेटबैक्स जो उनको लैंड पे थे। उनमें अगर हम देखेंगे मेजर क्या क्या है जो उनको अकोमोडेट करना पड़ा। ठीक है, उसमें नंबर वन अगर हम देखेंगे दैट वाज ऑक्सीजन कंटेंट। हमें पता है कि इन एयर ऑक्सीजन इज 20 times ग्रेटर देन व्हाट इट इज इन वाटर। ठीक है, एक्वेटिक में सॉरी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन 20 टाइम्स ग्रेटर होता है, सो इट डिफ्यूजेस मोर रैपिडली इन एयर। बट एज फार एज द एक्वेटिक एनवायरनमेंट इज कंसर्न्ड, वहां पे बायोन्सी ज्यादा होती है जो कि गिल्स के लिए बिल्कुल सूटेबल है, जिस वजह से पानी में ऑक्सीजन ट्रांसफर, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो जाता है। बट गिल्स हवा में काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे उनको बायोन्सी कम मिलती है एज कंपेयर टू वाटर। तो इसके लिए उनको कोई अल्टरनेट मैकेनिज्म ढूंढना था। नंबर दूसरा, दैट इज डेंसिटी। जैसा कि आपको पता है कि एज कंपेयर टू वाटर एयर हैज कितने टाइम्स, 1000 times, 1000 times less buoyant density and 50 times less viscous, 50 times less viscous। ठीक है, कहाँ पे, बाहर लैंड पे। ठीक, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो गई सिंस जो टेट्रापोड्स के एंसेस्टर्स थे उनका रिलेटिवली बॉडी साइज ज्यादा था एज कंपेयर टू जब वो अगर पानी से बाहर आएंगे, तो इस बॉडी साइज को सपोर्ट करने के लिए उनके पास उतने स्ट्रॉन्ग लिम्स नहीं थे। पानी में तो बायोन्सी बहुत ज्यादा थी, इसलिए लिम्स की उतनी खास जरूरत भी नहीं थी बॉडी वेट को सपोर्ट करने के लिए।
बट सिंस अब अगर वो पानी से बाहर आते हैं तो इस बॉडी वेट को तो सपोर्ट करना पड़ेगा, तो लिम्ब्स भी एडुकेटली डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि वो इस वेट को उठा सके। नंबर थर्ड जो प्रॉब्लम थी दैट वाज टेम्परेचर रेगुलेशन। पानी में उतनी वेरिएशंस नहीं आती है, ठीक है। एक्वाटिक एनवायरनमेंट में जो वेरिएशंस होती है दे आर लेस फ्लक्चुएटिंग एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल, जहाँ पे अक्सर हम देखते हैं डिफरेंट फ्रीजिंग साइकिल्स, ड्राइंग, फ्लडिंग, थाइंग, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा अगर पानी से वो बाहर आते हैं, बट ये प्रॉब्लम्स पानी में उतने नहीं थे, ठीक। इसमें हमारे फ्रीजिंग हो गए, फ्लड्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, ये सारी परेशानियां। नंबर 4 हो गया हैबिटेट डाइवर्सिटी। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में बड़े ही डाइवर्स हैबिटेट्स होते हैं, बट अगर यही हम एक्वेटिक सिस्टम ले लेंगे वहां पे ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म आपको हैबिटेट मिलता है, ठीक है। तो उनको ये भी देखना था कि रिप्रोडक्शन के लिए, सिंस उनको तो उनके जो एग्स वगैरह होते हैं उस टाइम पे, मतलब अगर आप फिशेस के देखोगे या जो भी पानी में एग्स देते हैं उनके शेल्स वगैरह नहीं होते हैं, तो अगर वो पानी से बाहर उनको एग्स डालेंगे कहीं पे वो डेसिकेट हो जाएंगे, ठीक है। ये भी एक मसला था उनके पास। नंबर दूसरा, अपने आप को भी देखना, ठीक है, कि वो खुद भी ड्राई आउट ना हो जाए। उनकी जो बॉडी थी उसकी अभी कोई ऐसी प्रोटेक्शन थी नहीं कि अगर वो जमीन पे आ जाएंगे तो वो ड्राइंग आउट से बच जाते, तो इसको भी उनको देखना था। तो ये थी मेजर वो प्रॉब्लम्स जो उनको फेस करने पड़े प्रिमिटिव एंसेस्टर्स, टेट्रापोड एंसेस्टर्स को, जब वो पानी से बाहर जमीन पे आए, ठीक है। तो इसको उन्होंने लेकिन काउंटरैक्ट कर दिया सक्सेसफुली विद टाइम ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, क्योंकि आज फाइनली हम देखते हैं कि जो टेट्रापोड्स है दे हैव सक्सेसफुली यूटिलाइज्ड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, कि जहां पे उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी इन एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहने वाले जो टेट्रापोड्स थे उनके पास प्रेजेंट थे। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ इंटरनल नैरीज, जो कि वो यूटिलाइज करते थे फॉर कीमो रिसेप्शन, ठीक है। और नंबर दूसरा उनके पास स्विम ब्लैडर या एयर फिल्ड, जो क्या कहते हैं, एयर फिल्ड कैविटी उनके पास थी। इन दोनों को वो यूटिलाइज करते थे फॉर, जैसे डिप्नॉय में लंग फिशेस एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनके पास, ये एयर ब्लैडर बन जाते हैं लंग्स। तो ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ इंटरनल नैरीज, इन दो को मिला के एक कॉम्बिनेशन उनकी बन गई, जिसको उन्होंने लैंड पे यूटिलाइज कर दिया विद डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, ताकि वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सके, जहां पे एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विद बॉडी फ्लूइड्स। और फर्दर उनके जो फिन्स थे, जैसे कि सार्कोप्टेरजी में हमने देखा डिफरेंट अच्छे खासे बोनी सिस्टम बन गया है फिन्स में। तो ये वाला जो बोनी एलिमेंट इन फिन्स का था वो मॉडिफाई हो गया फॉर सपोर्ट एंड मूवमेंट, लेकिन अंडर वाटर सरफेसेस के लिए, क्योंकि हम एवोल्यूशनरी हमारे पास जो डिफरेंट फोसिल्स मिले हैं उनसे हमें पता चलता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता से विद टाइम इन दे गेन्ड सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू सपोर्ट एंड मूव बॉडी ऑन लैंड, ठीक है। लेकिन प्रिमिटिव जो थे उनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट थे ये वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक, जिसमें इंटरनल नैरीज आता है, एयर फ्लड कैविटी और पियर्ड लिम्स ऑफ एक्वेटिक टेट्रापोड एंसेस्टर। तो ये इसने पॉसिबल किया इस चीज का कि वो इन एवोल्यूशन फ्रॉम एक्वेटिक एनवायरनमेंट टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, जहां पे ब्रीदिंग और सपोर्ट पॉसिबल हो पाई। पेलेंटोलॉजिस्ट और ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो है वो इस बात से एग्री करते हैं दैट टेट्रापोड्स इवॉल्व फ्रॉम लो फिन्ड फिशेस।
वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो हमारे पास फोसिल रिकॉर्ड्स में आता है दैट इज इथियोस्टीगा। इथियोस्टीगा जो है वो ग्रीनलैंड में सबसे पहले पाया गया इन 1897 बाय स्वीडिश साइंटिस्ट्स। ठीक है, कहां से? 370 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक वहां पे थी। ग्रीनलैंड अगर हम आज देखेंगे उसकी लोकेशन वो कहां पे पड़ती है? नॉर्थ पोल के साइड में। अगर हम इंडिया से जाएंगे, यहाँ पे ये रहा हमारा, यहाँ पे इंडिया, ठीक है, दिस इज इक्वेटर। तो यहाँ से इस साइड में आएगा पहले मिडल ईस्ट, उसके बाद ये हो गया हमारा यूरोप। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो डेनमार्क, इसी डेनमार्क की पॉलिटिकल बाउंड्रीज में, यानी डेनमार्क का ही हिस्सा करंटली आ जाता है ग्रीनलैंड, जो कि ऑलमोस्ट सारा का सारा अगर आप देखोगे ये आइस इस पे पाई जाती है। ठीक, सिंस इट इज क्लोजेस्ट टू यहाँ पे नॉर्थ पोल के क्लोज में आ जाता है, सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। तो ये जो ग्रीनलैंड है ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यहीं पे पाया गया इक्थियोस्टेगा का फोसिल। लेकिन ये तो है आज आज जो हम देखते हैं इस टाइम पे जो ग्रीनलैंड है, अगर आप 400 ईयर्स 370 मिलियन ईयर्स अगो की बात करेंगे तो उस टाइम पे ऐसा मसला नहीं था। उस टाइम पे जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो सारे एक ही जगह क्लस्टर में थे। ठीक है, आज के जमाने की तरह नहीं। वहीं पे जो ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड बिल्कुल मिला हुआ था नॉर्थ अमेरिका के साथ, ये अलग नहीं थे। ठीक, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, तो ये हो गया ग्रीनलैंड। यहाँ पे आपका यूरोप आएगा, ये हो गया एशिया, ये हो गया साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका। तो इस सारे को उस टाइम पे बोला जाता था पैंजिया। फिर 150 मिलियन ईयर्स अगो ये शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स उनका ड्रिफ्ट हो गया, एक मास ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। नीचे वाले को गोंडवाना कहा गया और ऊपर वाले को लॉरेशिया। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर शिफ्ट होता गया, नॉर्थ अमेरिका जो है वो अलग निकल गया फ्रॉम साउथ अमेरिका यहाँ पे। ठीक है, लेकिन स्टिल जो ग्रीनलैंड था वो अभी इसी के साथ अटैच था। इस टाइम पे जो यूरोप और एशिया कंटिनेंट था एक साथ, जिसको यूरेशिया भी कहा जाता था। ठीक है, और फाइनली अगर आप देखोगे जो आज हमारे पास मॉडर्न जो इस टाइम पे अर्थ है वो कुछ इस टाइप की है। तो जो ग्रीनलैंड है वो बिल्कुल कट गया है नॉर्थ अमेरिका से और साउथ अमेरिका नीचे। लेकिन जब ये एक साथ सारे थे, इसी टाइम पे जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट या टेट्रापोड एंसेस्टर था, ठीक है, यहाँ पे, तो यहीं से फिर उनकी रेडिएशन हो गई डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, तो पूरे वर्ल्ड में वो फैल गए। फिर बाद में जो अलग अलग इनका ड्रिफ्ट होता गया और सारे वर्ल्ड में अलग अलग जो ये इनके फिर फोसिल्स मिलते गए। और बाय द वे जो ग्रीनलैंड में ये वाला फोसिल मिला, बाकी जो 100 मिलियन ईयर्स अगो तक के जितने सारे वो हमारे पास फोसिल्स है वो आए नॉर्थ अमेरिका से। ठीक है, क्योंकि पहले ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका एक साथ था। ये जो ड्रिफ्ट है इसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। विद टाइम कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होते गए। ठीक है, अब इक्थियोस्टिगा की अगर हम बात करेंगे, ये स्ट्रांगली बिल्ट एनिमल था। इसके जो 4 लेग्स थे वो बड़े स्टर्डी थे, उनमें बिल्कुल अच्छी खासी स्टाउट बोन्स थी। इक्थियोस्टिगा के जो 4 लिम्स थे वो डायरेक्टली स्कल के साथ कनेक्टेड नहीं थे। ठीक है, जैसा कि फिशेस में नहीं होता है, उनका डायरेक्टली स्कल के साथ कनेक्टेड रहता है। इस वजह से ये एनिमल का जो हेवी वेट है वो उठा सकते थे। नंबर दूसरा, जो इसके हाइंड लेग्स थे इक्थियोस्टिगा के, जो उसके हाइंड लेग्स हैं वो फ्लिपर शेप्ड थे, जो उसको मदद करते थे स्विमिंग के लिए।
तो ऑलमोस्ट आज के ज़माने में ऐसी एक एग्जांपल हम दे सकते हैं सील की, जिसकी बैक लेग्स वो फ्लिपर टाइप होती है, आगे वाली लेग्स उसको मूवमेंट के लिए, और पीछे से फिर वो लटकती है, वो ड्रैग करते हैं अपने हाइंड लेग्स को। नंबर तीसरा, इनका जो बैकबोन है ये फर्दर स्ट्रेंथन हो गया, क्योंकि इसको अब जो रिब्स आ गई, सॉलिड रिब्स, ओवरलैपिंग, लेकिन ठीक है, अब ये जो है सॉलिड रिब्स का एक केज बन गया अराउंड लंग्स और हार्ट, इस वजह से और स्ट्रेंथ मिल गई बैकबोन को। बट सिंस ये सॉलिड थे, ओवरलैपिंग थे, तो रेस्पिरेशन में ये उतनी खास कोई हेल्प नहीं कर पाते होंगे, और प्रोबेबली इक्थियोस्टिगा जैसे आज एम्फीबियंस की रेस्पिरेटरी सिस्टम है वैसा था, जिसमें वो अ, अपने मुंह का लोअर फ्लोर जो है वो नीचे करते हैं और दे ड्रॉ एयर इन, उसके बाद इसको रेज करते हैं टू पुश एयर डाउन द विंड पाइप इनटू लंग्स। हाउएवर इक्थियोस्टिगा जो ये रिजेंबल करता था एक्वेटिक फॉर्म्स, क्योंकि इसकी जो टेल थी इट वाज कंप्लीट विद फिन रेज, ठीक है, जैसा कि एक्वेटिक फिशेस में पाया जाता है, और इसके ओपरक्यूलर गिल कवरिंग बोन्स भी थे, ठीक है। दीज वायर दी एक्वेटिक फिश कैरेक्टर्स। बाकी इसके कुछ जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो टेट्रापोड्स के साथ मिलते हैं, तो इसीलिए अ टाइप ऑफ कनेक्टिंग लिंक। उसके बाद जो दूसरा मच मोर ओल्डर हमारे पास फोसिल आया, दैट वाज कौन सा वाला, दैट वाज टिकटैलिक, ठीक है। ये 2006 में मिला, कहाँ पे, नॉर्दर्न कनाडा में। इक्थियोस्टिगा मिला था ग्रीनलैंड में। हालांकि दोनों जो कॉन्टिनेंट्स है ऑलमोस्ट बिल्कुल दूरी पर नहीं है, लेकिन उस जमाने में जो पेंजिया था ये एक साथ मिले हुए थे, किसके साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ, ठीक। टिकटैलिक की जहां तक बात है, ये 375 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल है। इसके गिल्स थे, स्केल्स लाइक फिश थे, बट इसकी जो नेक थी वो एम्फीबियन से मिलती जुलती है। पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट जो इसमें चीज है वो है फोर लिम्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इसके फोर लिम्स है उसमें रिस्ट बोन्स थे, और उसकी जो फोर आर्म की बोन्स थी टेट्रापोड्स के जैसे मिलती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द लिम्ब उसकी लोब्ड फिन थी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो उसकी फिन लाइक स्ट्रक्चर थे। टिकटैलिक जो है प्रोबेबली इंटरमीडिएट बिटवीन फिशेस एंड टेट्रापोड्स है, लेकिन प्रोबेबली इट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन वाटर, लेकिन ये कैपेबल था हॉलिंग इटसेल्फ आउट इनटू लैंड, ताकि ये फूड वगैरह कैप्चर कर सकता है, या पानी में अगर इसको कोई प्रीडेटर वगैरह आ जाए तो उससे एस्केप करने के लिए बाहर भी आ सकता था, ठीक है। तो ये सारे की सारे चेंज विद टाइम ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स इनकॉर्पोरेट हो गए इन प्रिमिटिव टेट्रापोड्स में, और अल्टीमेटली दे कंप्लीटली लेफ्ट द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, और वो बाहर आ गए ऑन द लैंड, ठीक है। तो ये सारा जो मेन हुआ, इसमें हम पढ़ते हैं अलग अलग एराज हमारे पास होते हैं, जैसे ये पेलियोजोइक हो गया, हमारे पास मीजोजोइक हो गया, और हमारे पास पीरियड्स आते हैं जैसे डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। जहां तक डेवोनियन पीरियड का ताल्लुक है, इसको कहा जाता है एज ऑफ फिशेस, तकरीबन 416 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद आता है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस को कहा जाता है एज ऑफ एम्फीबियंस, जो कि है तकरीबन 360 टू 286 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। एम्फीबियंस फर्स्ट इमर्ज ड्यूरिंग डिमोनियन पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड में जो टेट्रापोड्स थे वो बहुत ही कॉमन हो गए, ठीक, क्योंकि हमारे पास जितनी फैमिलीज, तकरीबन 14 फैमिलीज जो नोन हैं वो अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड से ही आई हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इक्थियोस्टिगा भी। तो कार्बोनिफेरस को इसीलिए हम कहते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस, द फर्स्ट टेट्रापोड्स
जिन्होंने जमीन पे कदम रखा। बाय द लेट कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है, लास्ट लेट जो कार्बोनिफेरस पीरियड का टाइमलाइन है, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका जो था वो कवर्ड था विद ट्रॉपिकल स्वैम्प लैंड्स, ठीक। और उस टाइम के जो हमारे पास टेट्रापोड्स आते हैं वो देव थ्राइव्ड इन दिस वेट टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। उसके बाद अर्ली पर्मियन पीरियड यानी 280 मिलियन ईयर्स अगो एक रिमार्केबल चेंज आया टेट्रापोड्स में। दे बिगेन टू लीव द मार्शेस फॉर ड्राई अपलैंड्स। अब वो कंप्लीटली ड्राई टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरह शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए। Many of these terrestrial tetrapods, they had bony plates, armor covering their bodies, and they grew to be very large. कुछ तो घोड़े जितने बड़े होते हैं उतने बड़े हो, मतलब हमारे पास फोसिल्स मिलते हैं, वो पूरी तरह जमीन पे आ गए। अब बोथ उनका जो लार्ज बॉडी साइज और कंप्लीट कवरिंग जो उनकी बॉडी की थी, ये यही इंडिकेट करते हैं कि दैट दीज टेट्रापोड्स दे डिड नॉट यूज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जैसा कि एम्फीबियंस में पाया जाता है, बट रादर उनकी जो स्किन थी वो इम्परमिएबल लेदरी स्किन थी टू प्रिवेंट वाटर लॉस। कॉन्सिक्वेंटली दे मस्ट हैव रिलाइड अपॉन लंग्स फॉर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और फिर बाय मिड पर्मियन हमारे पास जो टेट्रापोड्स आते हैं दे वर टेरेस्ट्रियल और सेमी टेरेस्ट्रियल, और उसके बाद फिर उनका रेडिएशन हो गया। आधे एक एंसेस्टर एमनियोटा, एमनियोटा में जो हमारे पास रेप्टाइल्स आते हैं, एव्स आते हैं और मैमल्स आते हैं, तो वो अलग से रेडिएट हो गए। और जो एम्फीबियंस है उनका एक कॉमन एंसेस्टर यहाँ से फिर रेडिएशन स्टार्ट हो गया। और इस टाइम पे जो हमारे तीन उसके ऑर्डर्स आते हैं, फ्रॉग्स, सैलमेंडर्स और सेसिलियंस, ठीक है, या जिनके पास पैर नहीं होते हैं, अपोडा। ये था हमारा ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ टेट्रापोड्स। एंड मुझे लगता है कि एटलीस्ट कुछ हमारे कंसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो गए कि कैसे एक ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। और यहाँ से आगे हम अब अलग अलग क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम एम्फीबिया अप टू मैमल्स देखेंगे कि उनमें फिर फर्दर क्या एवोल्यूशन हुआ, उनमें कौन सी चेंज आई एंड हाउ दे अडेप्टेड इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। थैंक यू।